अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं नीलू। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। स्वस्थ पौध प्राप्ति के लिए सब्जियों की उन्नत किस्में एवं नर्सरी लगाने की जानकारी। अच्छी पैदावार के लिए सोयाबीन की फसल में किए जाने वाले जरूरी कार्य। अधिक लाभ हेतु दुधारू पशुओं के आहार प्रबंधन पर जानकारी। सब्जी वर्गीय फसलों में टमाटर, बैगन, मिर्च, पत्ता गोभी, फूल गोभी इत्यादि की खेती अपने प्रदेश में मुख्य रूप से की जाती है और जो किसान भाई इन फसलों की खेती करना चाहते हैं उनके लिए वर्तमान समय इसकी नर्सरी तैयार करने के लिए उचित चल रहा है। तो किसान भाइयों, आप इन सब्जियों की पौध तैयार करने के लिए कौन सी उन्नत किस्मों का चयन करें तथा इसकी नर्सरी किस प्रकार से तैयार करें ताकि आपको स्वस्थ पौधे की प्राप्ति हो सके, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि महाविद्यालय ग्वालियर के बागवानी विशेषज्ञ डॉक्टर लाल सिंह। वर्तमान में जो पौध तैयार करते हैं हम सब्जियों की, तो थोड़ा सा मतलब ये वैज्ञानिक तरीके से अगर करते हैं हम लोग तो किसान भाई उसका अधिक से अधिक लाभ ले सकते हैं। सब्जियों हेतु पौधशाला तैयार करते समय कुछ प्रमुख बातों का ध्यान रखना चाहिए जो इस प्रकार है। पौधशाला के लिए ऊंचा स्थान चुनें जहां पानी न भरा रहे। पौधशाला के लिए चयनित स्थान की मिट्टी हल्की हो, जैसे बलुई दोमट या दोमट मिट्टी जिसका पीएच मान 7 के आसपास रहे, ताकि बीज का जमाव सुचारू रूप से हो सके। पौधशाला में क्यारियों को तैयार करने से पहले मिट्टी की एक बार गहरी जुताई या फावड़े की सहायता से खुदाई करना अत्यंत आवश्यक है। पौधगलन पौधशाला की एक भयंकर बीमारी है जो कि मिट्टी में पनपे कवक से होती है। इसकी रोकथाम हेतु भूमि को फार्मेल्डिहाइड 25 मिलीलीटर दवा प्रति लीटर पानी में घोलकर मिट्टी को भिगो दें। बुआई के पूर्व क्यारियों को 8 से 10 ग्राम कार्बोफ्यूरान प्रति वर्ग मीटर की दर से भूमि में कतारों में डालकर उन कतारों में बीज की बुआई करने से जड़ गांठ रोग से सब्जियों की पौधशाला सुरक्षित रहती है। क्यारियां बनाना, लेकिन नर्सरी करने के लिए विशेष रूप से तैयारी करते हैं तो सबसे पहले तो 3x1 की क्यारियां हमें बनाना चाहिए। उस क्यारियों बनाने से पहले उठी हुई जमीन 12 से 15 सेंटीमीटर जमीन की ऊंचाई होना चाहिए। जमीन की ऊंचाई करने के बाद में 3 गुणा 1 मीटर की 3 मीटर लंबाई 1 मीटर चौड़ाई अपन उसका आकार रखते हैं क्यारियों का। इस प्रकार से आकार रखने के बाद में अच्छी तरीके से उसमें साफ सफाई और उसके बाद में अच्छी बर्मी कंपोस्ट या फिर आपका अच्छी सड़ी गोबर की खाद 10 किलोग्राम प्रति क्यारी के हिसाब से मिलाते हैं। इसके अलावा खादों में आपका जो DAP है, SSP है, म्यूरेट ऑफ पोटास है, इस प्रकार थोड़ा थोड़ा सा मिला करके हम उसको अच्छे से अपन को गुड़ाई गुड़ाई करके तैयार कर लेते हैं। प्रत्येक 2 क्यारियों के बीच में 30 सेंटीमीटर नाली रखनी चाहिए ताकि कृषि कार्यों को करने एवं आने जाने में आसानी रहे। सामान्यतः सब्जी लगाने वाले क्षेत्र के 1/80 भाग में पौधशाला को तैयार करते हैं। टमाटर, बैंगन, मिर्च की 1 हेक्टेयर रुपाई के लिए 100 से 125 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की पौध पर्याप्त होती है। अब आइए बात करते हैं उन्नत किस्मों के स्वस्थ बीजों पर। तो विभिन्न प्रकार की सब्जियों के लिए बीजों की प्रजातियां इस प्रकार हैं।
बोने से पहले किसान भाई बीज का जो उपचार है वो बहुत ज़रूरी है। उसके लिए फफूंदनाशक दवा 3 ग्राम प्रति किलोग्राम के हिसाब से लेकर के उसका उपचार करें। उपचार करने के बाद बीज को हमेशा पंक्तियों में सोइंग करें, क्योंकि पंक्तियों में सोइंग करने से क्या होता है कि बीज का जर्मिनेशन, अंकुरण प्रसव बहुत अच्छा होता है, उसकी निराई गुड़ाई भी बहुत अच्छी हो सकती है। तो इस प्रकार से उसकी लाइन बनाएं। लाइन की बुवाई करने के बाद में हम लोग उस पर अच्छी सड़ी गोबरी खाद थोड़ा प्रथम डाल देंगे। इसके बाद में चूँकि चिड़ियों वगैरह का बहुत नुकसान होता है तो इसका सूखी घास को अपने उस पर डाल देते हैं। उसके बाद में हल्की से फव्वारा से सिंचाई कर देते हैं। इस प्रकार से जो अंकुरण है 1 सप्ताह में लगभग सब्जियों को निकल आता है। कुछ सब्जियों का अंकुरण थोड़ा सा 10 से 12 दिन में निकलता है, कुछ सब्जियों का 20 दिनों में भी निकलता है। तो इस प्रकार से जैसे अंकुरण निकलता है तो जो घास की परत है उसको अपना हटा देते हैं और इस प्रकार से अपन पानी समय समय देते रहते हैं। यदि कहीं ऐसा लगता है कि पौध पीली पड़ रही है तो उसमें फफूंदनाशक दवा का स्प्रे हम लोग एक आसानी से अपन कर सकते हैं 3 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से। अगर कोई कीड़े पत्तियां कटी फटी दिख रही हैं तो कीटनाशक का भी स्प्रे कर सकते हैं। इस प्रकार से जो पौध तैयार होती है वो करीब करीब 1 महीने के 4 सप्ताह में अपना पौध तैयार हो जाती है। तो किसान भाइयों इस पौध को अपन आसानी से बेचने में भी उपयोग ले सकते हैं और अपने मुख्य खेत में भी लगा सकते हैं। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे है महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। हमारे राज्य मध्य प्रदेश की बात की जाए तो खरीफ मौसम में ली जाने वाली फसलों में सोयाबीन की खेती बड़े क्षेत्रफल में की जाती है और बहुत से किसान ने इसकी बुआई कर दी है। तो इस फसल की अच्छी वृद्धि और विकास के लिए कुछ कार्यों को करना बेहद जरूरी है, जैसे खरपतवारों का नियंत्रण, जल निकास की उचित व्यवस्था एवं कीट व्याधियों का नियंत्रण आदि। तो सोयाबीन की फसल में इन्हीं सब कार्यों को कब और किस तरह से करें, इस बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर के कृषि वैज्ञानिक। सोयाबीन मध्य प्रदेश में बहुत बड़ा एरिया कवर करती है और आजकल ग्वालियर और गिर जोन में भी सोयाबीन की खेती धीमे धीमे अपना क्षेत्रफल बढ़ा रही है। आज की परिस्थिति में जबकि हमारी सोयाबीन की फसल लगभग बुआई कंप्लीट हो चुकी है, इसके बाद जो प्रमुख बात आती है सोयाबीन की फसल में वो आती है खरपतवार नियंत्रण की। खरपतवार एक बहुत बड़ी समस्या है और खरीफ की फसलों में खासकर खरपतवार के कारण लगभग 60 से 80% तक नुकसान देखने को मिलता है। इसलिए हमें अगर खरपतवार नियंत्रण प्रॉपर तरीके से और सही मात्रा में नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पर हमें उससे अच्छी उपज की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। इसलिए हमें खरपतवार नियंत्रण का विशेष ध्यान रखना चाहिए और खरपतवार नियंत्रण के लिए हमेशा सचेत रहना चाहिए और जैसे ही मौका मिले हमें अपने खेत में खरपतवार नियंत्रण संबंधित क्रियाएं करनी चाहिए। सर्वप्रथम में आपको जो तरीका है वो यह है कि हम हाथ से निदाई कर 20 दिन की अवस्था में और 40 दिन की अवस्था में यदि 2 बार हम हाथ से निदाई कराते हैं तो खेत को खरपतवार मुक्त रख सकते हैं। जहाँ तक संभव हो जो यांत्रिक विधियाँ हैं या सस्य वैज्ञानिक विधियाँ हैं उनका प्रयोग करके खरपतवारों का नियंत्रण हमें करना चाहिए। इसके लिए हम कोल्पा चलाकर या डोरा चलाकर अपनी सोयाबीन फसल को खरपतवारों से मुक्त कर सकते हैं और सोयाबीन की फसल से हम अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। मगर किन्हीं परिस्थितियों में पानी के गिरने की अवस्था लगातार पानी गिरने के कारण या किसी दूसरे लेबर के कारण से हम अगर उसमें यांत्रिक विधियों का या सस्य वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं तो वैसी परिस्थितियों में हम रासायनिक जो खरपतवारनाशी रसायन है उनका प्रयोग करके भी खरपतवारों का नियंत्रण कर सकते हैं। सोयाबीन की फसल में मुख्य तौर पर चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार, जिनमें कि आपका पत्थर चटा है, इस तरीके के काफ़ी चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार होते हैं। साथ ही साथ दूब घास और आपका मोथा, इस तरीके की सकरी पत्ती वाले खरपतवार भी काफ़ी मात्रा में देखने को मिलते हैं। तो विशेष रूप से जहाँ पर चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों का ज़्यादा प्रकोप देखा जाता है वहाँ पर एक कॉमन दवा इमेजाथाइपर 100 ग्राम सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर के मान से अगर हम छिड़काव करते हैं 15
15 से 20 दिन की फसल अवस्था पर, तो हमारी फसल को अच्छा खरपतवार नियंत्रण प्राप्त हो जाता है। मगर इसके विपरीत अगर किन्हीं खेतों में घासकुल के खरपतवारों की ज़्यादा बहुलता पाई जाती है और घासकुल के खरपतवार ज़्यादा बड़ी मात्रा में अपने को फसल को परेशानी पैदा कर रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में टर्गा सुपर नाम के रसायन का प्रयोग करके हम अपने खेत में सकरी पत्ती वाले घासकुल के खरपतवार उनको नियंत्रित कर सकते हैं और अपने जो फसल है उसको खरपतवार मुक्त कर सकते हैं। इस प्रकार से अगर हम खरपतवार नाशी रसायनों का प्रयोग करते हैं या कोल्पा का प्रयोग करते हैं या हाथ से निदाई करके अपने खेत में खरपतवारों से मुक्त रख पाते हैं, तो निश्चित तौर पर सोयाबीन से हमें अच्छा उत्पादन प्राप्त होगा और हमें उससे अच्छी आय प्राप्त होगी। किसान भाइयों, अभी आपने जाना सोयाबीन की फसल को नुकसान पहुंचाने वाली खरपतवारों के नियंत्रण के बारे में। इसके अलावा वर्तमान में प्रदेश के कुछ जिलों में लगातार बारिश हो रही है। ऐसी अवस्था में ध्यान रखें कि सोयाबीन के खेत में जलभराव न होने पाए। इसके लिए आप सोयाबीन के खेत में जल निकासी की उचित व्यवस्था करें। इसी के साथ साथ एक और प्रमुख बात है, वर्षा आधारित क्षेत्रों में या साधारणतः फसल क्षेत्रों में आजकल हम देख रहे हैं कि लगातार जलवायु परिवर्तन की परिस्थितियों के कारण वर्षा अनियमित हो गई है और अव्यवस्थित तरीके से कभी भी पानी गिरता है और कभी बीच बीच में लंबा गैप देखने को मिलता है। कई बार फसल अवस्था के दौरान 10 से 15 दिन तक ड्राई स्पेल देखने को मिलता है या उस बीच में बरसात नहीं होती है। तो ऐसी परिस्थिति में हमें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि जब भी फसल ग्रोइंग अवस्था में है उस वक्त हमें उसमें जो जीवन रक्षक सिंचाई है उसका प्रयोग करके एक हल्की सिंचाई अपने खेत में करनी चाहिए, जिससे कि हम अपनी फसल को पानी की कमी से होने वाले नुकसान को बचा सकें। इसके साथ साथ मौसम में हो रहे बदलाव के कारण सोयाबीन की फसल पर हानिकारक कीट ब्लू बीटल और सेमी लूपर कीट का प्रकोप भी देखने में आ रहा है, जो कि फसल को काफी क्षति पहुंचाते हैं। इसीलिए इन कीटों का समय पर नियंत्रण करना जरूरी है। तो इसके लिए क्लोरोपाइरीफॉस या क्विनोलफॉस दवा की 2 मिलीलीटर मात्रा को प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करने पर इन कीटों का नियंत्रण हो जाता है। इसके अलावा सोयाबीन की फसल पर यदि रस चूसक कीटों का प्रकोप दिखाई दे तब इमिडाक्लोरपिड की 1 मिलीलीटर मात्रा को 3 लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें। तो किसान भाइयों, बताई गई इन बातों को ध्यान में रखकर सोयाबीन की फसल का प्रबंधन करेंगे तो फसल की अच्छी वृद्धि और बढ़वार होगी और आगे चलकर फसल में गुणवत्ता युक्त अधिक पैदावार प्राप्त होगी। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। किसान भाइयों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि किसी भी पशुपालन व्यवसाय की सफलता पशुओं के आहार प्रबंधन पर ही निर्भर करती है। तो हमारे जिन पशुपालक भाइयों ने दुधारू पशुओं का पालन किया है, तो उन्हें अपने इस व्यवसाय को सफल बनाने के लिए अपने दुधारू पशुओं के आहार प्रबंधन पर विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि इस व्यवसाय में होने वाले कुल खर्चे का सर्वाधिक भाग आहार पर ही खर्च होता है। यदि हमारे पशुपालक भाई अपने दुधारू पशुओं को संतुलित आहार देते हैं तो वो इस व्यवसाय को लाभकारी बना सकते हैं। इसलिए आप कैसे करें अपने दुधारू पशुओं का आहार प्रबंधन, इस बारे में विस्तार से जानकारी दे रही हैं एक विषय विशेषज्ञ डॉक्टर ज्योति पलोड़। किसी भी पशुपालन व्यवसाय में संतुलित आहार का विशेष महत्व है। पशुपालन व्यवसाय में होने वाले खर्च का सर्वाधिक भाग आहार पर ही खर्च होता है। यदि पशुओं को संतुलित आहार प्रदान किया जाए तो उनसे हम अधिकतम उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। तो दुधारू पशुओं में संतुलित आहार देने के लिए कुछ बातें महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहले कि कौन कौन से पशु आहार उस क्षेत्र में मौजूद हैं। तो पशु आहारों की उपलब्धता के अनुसार दुधारू पशुओं की पोषण व्यवस्था की जाती है। तो दुधारू पशुओं की पोषण व्यवस्था में यदि कोई ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर केवल भूसा ही उपलब्ध है, तो मात्र भूसा देकर हम दुधारू पशुओं की आवश्यकता पूरी नहीं कर सकते।
इसके साथ उन्हें सांद्र आहार भी देना आवश्यक होता है। पशुपालक भाइयों, सबसे पहले बात करते हैं संतुलित दाना मिश्रण को बनाने की। तो आप दुधारू पक्षियों के आहार में इसको समावेश करने के लिए स्वयं आप कैसे बनाएं इसका दाना मिश्रण, आइए जानते हैं। मैं बताना चाहूँगी कि लोग अपने आसपास के क्षेत्र में मौजूद आहार घटकों को मिलाकर सांद्र आहार तैयार कर सकते हैं। तो सांद्र आहार बनाने के लिए विभिन्न आहार घटक मिलाए जाते हैं। इनमें मुख्य रूप से खली, अनाज उत्पाद एवं दालों की चुनी प्रयोग की जाती है। तो इसके लिए मैं एक फॉर्मूला बता रही हूँ। सांद्र आहार बनाने के लिए तो लगभग इसमें 25 से 35 भाग खली, 25 से 35 भाग अनाज, 10 से 25 भाग अनाज उत्पाद एवं 5 से 20 भाग दाल की चुनी मिलाकर, इसके साथ ही साथ यह महत्वपूर्ण है कि खनिज लवण मिश्रण एवं नमक भी इसमें मिलाया जाना चाहिए। तो खनिज लवण की मात्रा लगभग 2% एवं नमक 1%। जैसा कि देखने में आता है कि हमारे कुछ पशुपालक भाई जिनके पास में सूखे चारे की अधिकता होती है, वे अपने दुधारू पशुओं के आहार में दाने का समावेश बहुत ही कम मात्रा में करते हैं, जिस कारण उनके पशुओं में दूध उत्पादन तो प्रभावित होता ही है, साथ ही उनके शारीरिक विकास में भी गिरावट देखने में आती है। इसलिए आप अपने दुधारू पक्षियों को कितनी मात्रा में दाना मिश्रण दें, आइए जानते हैं। तो सांद्र आहार की मात्रा दुग्ध उत्पादन पर निर्भर करती है। लगभग 400 किलोग्राम वजन वाले दुधारू पशु को भूसे के साथ लगभग 1.5 किलो सांद्र आहार की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त दुग्ध उत्पादन के लिए गायों में प्रति 2.5 किलोग्राम दुग्ध उत्पादन पर 1 किलोग्राम सांद्र आहार एवं भैंसों में 2 किलोग्राम दुग्ध उत्पादन पर 1 किलोग्राम सांद्र आहार देने की आवश्यकता होती है। दूसरी स्थिति वह है जिसमें यदि हरा चारा उपलब्ध है। तो हरे चारे 2 तरह के होते हैं, एक होता है अदलहनी चारा और एक होता है दलहनी चारा। तो अदलहनी चारे जैसे मक्का, ज्वार, बाजरा, और दलहनी चारों में आते हैं लूसन, बरसीम। पशुओं को अदलहनी चारे देकर उनकी निर्वाह आवश्यकता पूर्ण की जा सकती है, किंतु उनकी दुग्ध उत्पादन हेतु आवश्यकता पूरी नहीं की जा सकती। किंतु यदि दलहनी चारे उपलब्ध हैं तो पशुओं की लगभग 5 लीटर तक दुग्ध उत्पादन की आवश्यकता भी पूरी की जा सकती है। यदि दुधारू पशुओं का उत्पादन 15 लीटर से अधिक हो तो उनकी पोषक तत्वों की आवश्यकता मात्र चारा एवं सांद्र आहार देकर पूरी नहीं की जा सकती। इस हेतु उन्हें अलग से बिनौला, मक्का या तेल युक्त खली देकर उनकी पोषक तत्वों की आवश्यकता पूरी की जा सकती है। अतः उन्हें अतिरिक्त रूप से यदि 15 लीटर से अधिक दूध उत्पादन है तो लगभग 2 किलो बिनौला, मक्का देकर उनकी पोषक तत्वों की आवश्यकता पूरी की जा सकती है। अक्सर देखने में आता है कि हमारे कुछ पशुपालक भाइयों को गर्भित दुधारू पक्षियों के आहार देने के समय और मात्रा की कोई विशेष जानकारी नहीं होती, जिसके चलते उनके पशुओं में तरह तरह की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो इन समस्याओं से बचने के लिए आप अपने गर्भित दुधारू पक्षियों का किस तरह से करें आहार प्रबंधन, आइए जानते हैं। गर्भावस्था के दौरान भी पशुओं का पोषण महत्वपूर्ण होता है। गर्भावस्था के प्रथम 6 माह में अतिरिक्त रूप से पोषक तत्वों की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उस समय भ्रूण का विकास उतनी अधिक तेजी से नहीं होता। किंतु गर्भावस्था के अंतिम 3 महीनों में पोषक तत्वों की आवश्यकता बढ़ जाती है, अतः उन्हें अतिरिक्त रूप से आहार देने की आवश्यकता होती है। तो गर्भावस्था के अंतिम 3 महीनों में 10 से 15 किलोग्राम हरा चारा एवं 1 से 1.5 किलो सांद्र आहार अतिरिक्त रूप से देना चाहिए। गर्भावस्था के अंतिम 15 दिन में प्रतिदिन 1 से 1.5 किलोग्राम टूस देना चाहिए, जिससे पशु का पेट साफ रहता है एवं उसमें प्रसव आसानी से हो जाता है। गर्भावस्था के अंतिम समय में पशु को दलिया देना चाहिए, गुड़ और दलिया देना चाहिए। इसी तरह गर्भावस्था के तुरंत बाद गुड़ और दलिया बनाकर देना चाहिए। सांद्र आहार की मात्रा धीरे धीरे बढ़ाते हुए लगभग 15 दिनों में सांद्र आहार की पर्याप्त मात्रा देना चाहिए। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए कृषि से जुड़े प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं, और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम खितौला, जिला कटनी के कृषक अनमोल तोमर ने। यह अदरक की फसल में किए जाने वाले प्रबंधन कार्यों पर जानकारी चाहते हैं। तो अनमोल तोमर जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। अदरक की फसल को सफलतापूर्वक उगाने के लिए आवश्यक है कि हम कुछ बातों को
अपने ध्यान में रखें। आपकी जो बीज की बुआई होनी चाहिए, आजकल जो नई पद्धति है कि आप उसको मेड़ पे जो जमीन से लगभग 25 से 30 एक फीट ऊंची उठी हुई जो मेड़ है उस पे हमको उसका रोपण करना चाहिए। एक मेड़ से दूसरी मेड़ की दूरी जो है उसमें आप 45 सेंटीमीटर लगभग 1.5 फीट रखें, और जो ये मेड़ है मेड़ पे आप कम से कम आप 15 से 20 सेंटीमीटर यानी कि एक एक बीदा, अगर हम हाथ से बात करें तो एक एक बीदा की दूरी पे उसका रोपण कर। जो आपके जो उर्वरक हैं जिसमें आपका डीएपी है, पोटास है, इन जो डीएपी और पोटास जैसे आप 50 किलो डीएपी और 40 किलो पोटास, ये उर्वरक जो हैं आप जैसे बुआई के समय उसको खेत में जब आप मेड़ बनाते हैं, जब मेड़ के रुपाई के लिए मेड़ बनाते हैं उस समय खेत में ये मिला देना चाहिए। इसी के साथ में सल्फर जो बहुत ही आवश्यक है पोषक तत्व, तो जिंक सल्फेट आपका 10 किलो प्रति एकड़ की दर से उसी समय उसमें मिला दें। रही जो यूरिया की जो मात्रा है जिसके हम लोग इसमें अदरक की फसल में करते हैं कि 80 से 90 किलो प्रति एकड़ की दर से उपयोग करना चाहिए। तो यूरिया को आप जैसे आपकी फसल 2 महीने की हो और तीसरे महीने की अवस्था पे तो 2 मात्रा में इसको बराबर भागों में बांट करके आप एक मात्रा जो है आप बुआई के 2 महीने के बाद और दूसरी मात्रा जो है बुआई के 3 महीने के बाद इसमें दे देना चाहिए। उर्वरक का उपयोग करते समय ध्यान रखें कि पहले जो है खेत से खरपतवार निकाल दें। खरपतवार निकालने के ही पश्चात आप उर्वरकों का उपयोग करें, और उर्वरक मिलाने के बाद उसमें मिट्टी चढ़ाने का काम अवश्य करें, जिससे आपके जो उर्वरक हैं वो जड़ क्षेत्र में पहुंचे, जहां आपकी जो अदरक की जड़ है उस क्षेत्र तक वो और पौधे को अच्छी तरह से उपलब्ध हो सके। साथ में पानी की जल निकासी की उचित व्यवस्था रखें। खेत में पानी एकत्रित लंबे समय तक पानी रुकने न पाए, इसका विशेष ध्यान रखें। कई बार ऐसी स्थिति आती है कि 15-20 दिन तक जो है पानी नहीं गिरता है, तो ऐसी अवस्था में आप एक तो हमने जो क्या है कि जो आप लोगों को बताया कि बुआई के समय जो उसमें पलवार कर देनी चाहिए, उसमें जो है फसल को जो है पत्तियों से ढक देना चाहिए, तो इससे भी आपकी नमी सुरक्षित रहती है। क्योंकि जब हम उसमें पलवार कर देते हैं उसमें खरपतवार को वो उगने से रोक देता है। वही आपका जो पलवार जिससे आपने पत्तियां हैं या फिर पुआल है वो बरसात होने के साथ ही वो सड़ करके उसमें खाद उसकी बन जाते हैं, जिससे और भी बुरबुरापन आपका मिट्टी का बना रहता है। और अगर आपको ऐसी स्थिति आती है कि जहां पर लंबे समय तक 15-20 दिन तक पानी नहीं गिरता, तो वहां पे आप जो है स्प्रिंकलर सिंचाई पद्धति से उसमें फसल में पानी लगा सकते हैं। इसमें वैसे देखा जाए तो इसमें किसी प्रकार का खास कोई कीट नहीं लगता है। एक जो है पत्ती को काटने वाला कीट, जो पत्तियां उसमें जो है छेद कर देता है, या पत्ती को लपेट देने वाला कीट, जिस प्रकार से आप अरहर में देखते हैं कि पत्ती लपेटने वाला कीट, इसी प्रकार से अदरक में भी देखा जाता है कि वो पत्तियों को लपेट देता है या पत्तियों पे छेद कर देता है। तो अगर इस प्रकार की कोई समस्या आपको फसल पे दिखता है तो फसल पे यह कीट इस प्रकार के लक्षण देखते ही उसमें जो है आप कोई भी जो है ट्राइजोफॉस या प्रोफेनोफॉस नामक दवाई जो है उसको 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से उसका छिड़काव करें। जैसे ही आप देखेंगे कि 20 से 25 दिन में इसका जमाव आपका शुरू होता है, तो जमाव के तुरंत आपके 10-12 दिन के बाद इसमें आप, क्योंकि वह अवस्था ऐसी होती है जिसमें कई बार क्या होता है कि एक ही दिन में आपका निरंतर जो है 24 घंटे पानी गिरा और उसमें आपका खेत में पानी भर गया, तो ऐसी अवस्था में उसमें जो है आपके कंद गलन की समस्या उत्पन्न हो जाती है। और ये कंद गलन की समस्या पे आप पत्तियों से देख सकते हैं, उसमें पत्तियों पे पीले रंग के धब्बे बनेंगे या पत्तियां पीली पड़नी शुरू हो जाती है। तो आप इस अवस्था, जैसे ही आपकी फसल उगने के 10 से 15 दिन की अवस्था में है, उसमें तुरंत आप रिडोमिल MZ दवाई जो है, आप इस दवाई को 40 ग्राम प्रति पंप, मतलब 15 लीटर पानी में 40 ग्राम दवाई इस हिसाब की दर से आप इसका छिड़काव कर दें। इस छिड़काव करने से आप अपनी फसल पे
में गलन रोग या जो भी उसमें सड़न रोग आ रहा है उसको उस रोग से अपनी फसल को बचा सकते हैं। इस प्रकार से अगर आप अदरक में ठीक तरह समय समय पर उसमें जो बताई गई प्रक्रिया है और सस्य क्रिया है उसका ठीक तरह से इस्तेमाल करते हैं तो निश्चित तौर पे एक अदरक जो है अपने क्षेत्र के लिए लाभकारी फसल है। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। स्वस्थ पौध हेतु कोकोपीट में मिर्च की नर्सरी तैयार करने पर जानकारी। अधिक पैदावार के लिए मूंग की वैज्ञानिक तकनीक से बुआई। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है annadaata.up@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800-108-4599 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क भी कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।